वक्त वोटिंग चल रही है, जबरदस्त वोटिंग हो रही है वहां पर। और इस बार देखना यह है कि सरकार किसकी बनती है, क्योंकि टक्कर केसीआर की सामने, जिनकी बीआरएस पार्टी, और उनके सामने कांग्रेस और भाजपा दोनों मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। केसीआर दावा कर रहे हैं कि वो तीसरी बार सरकार बनाएंगे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी योजनाओं का प्रभाव इतना है लोगों के बीच में कि जनता उनको एक बार फिर से वोट करके सत्ता में लाएगी। कांग्रेस पार्टी ने बहुत तगड़ा चुनाव लड़ा है। सारे विश्लेषक यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कोई अपसेट भी कर सकती है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रेवंत रेड्डी उनके नेता हैं, वो भी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। केसीआर खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और केसीआर को एक तगड़ी टक्कर भी मिल रही है उन दोनों सीटों पर। एक जगह रेवंत रेड्डी से और एक जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता एटलर राजेंद्र, वो उनको वहां से टक्कर दे रहे हैं। आज हम आपको इन तीनों पार्टियों के जो दावे हैं वो हम आपको दिखाएंगे, और वहां पर जो चौथा एंगल बनाती है इस चुनाव में वो है AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो लड़ते हैं केवल 9 सीटों पर, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा रहता है हमेशा। 7 सीटें पिछले 2 चुनाव में वो जीत चुके हैं, लेकिन उनका प्रभाव इस चुनाव पर उन 7 सीटों से कहीं ज्यादा माना जाता है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि ओवैसी तेलंगाना का जो 13-14% मुस्लिम वोट है उसको बीआरएस के लिए या केसीआर के लिए लामबंद करते हैं। लेकिन क्या इस चुनाव में वो ये कर पाए हैं? और अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब हुए तो इसका मतलब ये कि ये बड़ा वोट प्रतिशत जो है, बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का, वो कांग्रेस पार्टी को जाएगा। और अगर कांग्रेस पार्टी को ये वोट मिल रहा है कर्नाटका की तरीके से, साथ ही ग्रामीण इलाकों में अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो बहुत मुमकिन है कि तीसरी बार सत्ता में आने का केसीआर का जो ख्वाब है उसको कांग्रेस पार्टी चकनाचूर कर सकती है। हालांकि इस पर अभी कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वोटिंग वहां अभी चल रही है। आज शाम को 5 बजे से इंडिया टीवी पर आप एग्जिट पोल भी देखेंगे, तब तक तेलंगाना की वोटिंग भी लगभग खत्म होने को होगी और हमारे पास डेटा तेलंगाना का भी आ चुका होगा, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन तेलंगाना में पहले आप देखिए, ओवैसी वोट डालने के लिए पहुंचे। इनके अलावा आलू राजू जो सुपरस्टार हैं पुष्पा फेम के, वो भी आज वोट करने के लिए पहुंचे हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन जाने माने क्रिकेटर कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार्स पहुंचे हैं। आप देखिए अल्लू अर्जुन की ये तस्वीर जो है, जब वो वोटिंग के लिए पहुंचे, और सुबह सुबह ही आज लगभग 8 बजे के करीब वो वोट करने के लिए पहुंच गए थे। ऐसे जूनियर NTR, चिरंजीवी, तमाम लोग आज वोटिंग के लिए पहुंचे हैं सुबह सुबह। ये देखिए आप, चिरंजीवी, मेगा स्टार चिरंजीवी, और पॉलिटिक्स में भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अच्छी तस्वीर देखने को मिली। और ये हैं MM किरमानी, इन्होंने भी वोट किया है आज सुबह। नाटू नाटू फेम वाले MM किरमानी, ऑस्कर जिन्होंने जिताया। तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सारे सुपरस्टार्स, तेलुगु पॉलिटिक्स के सारे दमदार नेता वोट आज सुबह ही अपना कर चुके हैं। ये एक अच्छी तस्वीर है, और जो भी ट्रेंड अभी तक वोटिंग का है वो बता रहा है कि वोटिंग अच्छी चलने वाली है। हमारे मेहमान कहानी कुर्सी की में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो पहले बात हम तेलंगाना पर करें। मैं आपको 3 बयान सुनाने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी से जी किशन रेड्डी, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं तेलंगाना के, रेवंत रेड्डी, जो अगर कांग्रेस पार्टी जीती तो मुख्यमंत्री उम्मीदवारों में से सबसे प्रबल चेहरा हैं, और तीसरे असदुद्दीन ओवैसी। तो पहले आप रेवंत रेड्डी और जी किशन रेड्डी के दावे सुनिए, फिर हम बात करेंगे ओवैसी साहब की मुस्लिम पॉलिटिक्स की। भारत के प्रजातंत्र में जो वोट डालने का अधिकार, वो महत्वपूर्ण जो वेपन है, इसको पूरे लोग उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको सबको ये अधिकार दिया गया, इस अधिकार को पूरा उपयोग करना चाहिए। इस अधिकार को उपयोग ना करते हुए, पोलिंग बूथ में जाकर समय देकर वोट ना डालते हुए, किसको भी क्रिटिसाइज करने का कोई व्यक्ति को भी अधिकार नहीं है। इसलिए मैं सभी जनता से, भाई बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं, आप घर से बाहर निकलकर पहला वोट डालना अपना फर्ज है, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जरूरी भी है। इसलिए सभी लोग वोट डालने के लिए बाहर आइए। आज इस देश में और तेलंगाना सरकार में अच्छे व्यक्ति को, अच्छे सरकार को लाने का जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है। आज मौका है तेलंगाना में कैसा सरकार चाहते हैं
कैसा व्यक्ति आपका एमएलए रहना चाहिए, आप वो तय करना चाहिए। बहुत जगह कोई भी पार्टी हो और पैसे से, लिकर से, शराब से लोगों को देकर वोट लेना चाहते हैं, मगर मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, उसको ठोक कर करो, इसको ठोकर मारो पैसे को, लिकर को। आपका मन में क्या चाहिए, आपको मन क्या चाहते हैं, व्यक्ति कैसा है, पार्टी कैसा है, ये देख के वोट डालना। लिकर से, शराब से, पैसे से वोट कभी नहीं डालना। भगवान आपको यह अधिकार दिया है आपका। तो मैं आप 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना में बहुत सारे बदलाव आए। अभी जैसा जैसा यहाँ के पार्टी बीआरएस, बीजेपी एंड एमआईएम मिलकर कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कोशिश कर रहे, आज भी जो ड्रामा चल रहा है, मेरे ख्याल से नागार्जुन सागर में जो हो रहा है, CEO has to take care of all those things. Why? Because now the government is working under CEO. He has to take care. So यहाँ पर अगर रिजॉल्व नहीं हुए तो दिसंबर 9 को हमारा सरकार बनेगा। हम अजरुद्दीन अभी वोट डालकर आए हैं, आपसे जानना चाहेंगे वोट कितना इम्पोर्टेंट है और कैसा फीलिंग देता है आप? देखिए, वोटिंग तो एक इंसान की राइट है और वोटिंग करना ज़रूरी है। अगर आप वोट नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई हक़ नहीं है कि किसी से क्वेश्चन कर सकते या किसी के बारे में पूछ सकते। तो मैं यही लोगों से हर बार कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे भी है, वोट करना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप वोट करेंगे तो एक गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट चुनेंगे तो आप आदमी जो सही जगह पे वोट करेंगे तो मैं समझता हूँ सही रिजल्ट आएंगे। इस बार आप भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा चल रहा है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में? कहीं पे कोई अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं है, बट इंशाल्लाह आगे चल के भी देखते हैं। यहाँ का एक रिवाज है, ये देखा गया जब यूनाइटेड आंध्रा भी था तो कोई भी चीफ मिनिस्टर 2 टर्म से ज़्यादा यहाँ पर रिपीट नहीं कर पाया। क्या आपको लगता है इस बार वो रिवाज बदल जाएगा? अगर बदल जाएगा तो क्यों? देखिए, ये सवाल का जवाब तो आज तेलंगाना की जनता तय करेगी। पिछले 10 साल में जो प्रोग्रेस हुआ है, प्रॉस्पेरिटी हुई है, अमन जो यहाँ पर रहा है, कोई गड़बड़ कोई नहीं कर सका, और अभी स्टेट में एक कंटिन्यूएशन की ज़रूरत है, उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि वो जो नहीं हुआ, जो 2 मरतबा के बाद नहीं, वो होगा, तीसरे मरतबा भी होगा। इस इलेक्शंस के बाद 2024 ऑब्वियसली फोकस। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस सर ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा टफ इस बार आपको भी देने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अब कांग्रेस जो है एक फोर्स टू रेकन विथ है तेलंगाना। बिल्कुल, हम तो बोल चुके हैं कि भैया आपके जो 50 साल के ऊपर के नेता हैं, जो अकेले हैं, उनको ही ला लीजिए हैदराबाद। क्यों आप कर रहे हैं, इतना तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आ जाइए, जमहूरियत है, आमने सामने जमहूरी तरीके से मुकाबला होगा, देख लेंगे क्या होगा आप, इंशाल्लाह। तो बिना नाम लिए असदुद्दीन ओवैसी जो है वो चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी को। जब उन्होंने कहा ना 50 साल से ज्यादा उम्र के नेता और यहीं से आकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये बार बार ये चैलेंज थ्रो करते हैं कि आ जाइए हैदराबाद में चुनाव लड़िए। बीजेपी का कोई नेता बोलता है तब भी वो ये कहते हैं आइए हैदराबाद में चुनाव लड़ लीजिए, क्योंकि हैदराबाद ही उनका जो है एक गढ़ है, उसके बाहर उनका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव है। लेकिन बड़ी मुश्किल तो एक क्या कहें राहुल गांधी कि आइए अमेठी चुनाव लड़ लीजिए, मतलब चलिए उनका गढ़ है तो राहुल जी का तो संकट बड़ा है ना, वो कहाँ कह दें कि आइए यहीं लड़ लीजिए। अब तो वायनाड वो कॉन्फिडेंटली कहते हैं, जो वायनाड कह सकते हैं। वायनाड उनको बहुत पसंद आता है, वो कहते हैं जब भी जाते हैं कहते हैं मैं अपने परिवार के पास आया हूँ। अच्छी बात है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा होना भी चाहिए। बहरहाल अब जो तेलंगाना की लड़ाई जो इस वक्त चल रही है, जैसा अभी आपने सुना हमारे सहयोगी टी राघवन ने जो सवाल पूछा कि 2 बार से ज्यादा कोई चीफ मिनिस्टर यूनाइटेड आंध्रा जब भी रहा, कोई रिपीट नहीं कर पाया तीसरी बार अपनी सरकार को। क्या तेलंगाना में इस बार ऐसा होने जा रहा है? तमाम विश्लेषक ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। अब आज तो खैर मतदान है, सब कुछ शाम तक लॉक हो जाएगा, लेकिन किसी अपसेट की कोई गुंजाइश आपको लगती है केसीआर के लिए? नहीं, चूंकि जहां पर चुनाव तेलंगाना का दिख रहा है वो सबको भ्रमित कर गया। एक समय में वहां बहुत स्पष्ट दिख रहा था कि केसीआर के सामने अगर कोई चैलेंजर बन रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी बन रही है, और वो बड़ा साफ था। विधानसभा में वो 6-7% वोट पाते हैं, लोकसभा आते आते 20% पहुंच जाते हैं। जीएचएमसी का इलेक्शन होता है तो फिर से 20% के आसपास हो रहते हैं। ठीक है, कम सीटें थी, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं। एक तरह से लगा कि मोमेंटम क्रिएट हो गया है, और उस वक्त भी योगी जी गए थे, भाग्यनगर करेंगे, भाग्य लक्ष्मी देवी की पूजा की थी। लेकिन फिर जाने क्या हुआ, और कई बार लोग कहते हैं कि जो टीआरएस से नेता आए उन सब ने मोमेंटम कितना बनाया
वो आगे तय होगा, लेकिन बिगाड़ा कुछ ऐसा वहां के लोग मानते हैं। अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी वहां पहुंच गई है? तो कई लोग जो तेलंगाना की राजनीति को देख समझ रहे हैं, वहां के जो एनालिस्ट हैं, वो अब कहने लगे हैं कि कांग्रेस के लिए गोल्डन चांस है। हालांकि चुनाव जीत जाएगी अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बड़ी साफ सी वजह है। एक तो ये कि चाहे कोई कुछ कहे, हम लोग चुनावों के समय इसकी बात बहुत कम करते हैं, लेकिन जो ओवैसी ने कहा, सचमुच प्रॉस्पेरिटी तेलंगाना में बहुत जबरदस्त रही है। केसीआर के शासन में तेलंगाना में चाहे समृद्धि आप जीडीपी के लिहाज से कहें, जो स्टेट जीडीपी होती है, या लोगों की प्रति व्यक्ति आय, वो देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में। लेकिन अब उसका तुरंत काउंटर आ जाता है। कर्नाटक में भी बीजेपी सरकार के दौरान टॉप 3 जो पर कैपिटा इनकम वाले स्टेट थे वो कर्नाटक था, तो कांग्रेस ने वहां तो खेल कर दिया। तो क्या अब यहां कर पाएगी? लेकिन फिर वहां जवाब आता है कि जो केसीआर हैं, जो मुस्लिम आईटी पार्क तक चले गए, वो मुसलमानों के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं जिसको स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए नहीं चला रहे हैं, तो यहां कांग्रेस नहीं लड़ पाती है। फिर तीसरी बात आती है दलितों के लिए और कमजोरों के लिए, साथ में किसानों के लिए सीधे पैसा देने की जितनी योजनाएं मोदी जी चला रहे हो, केजरीवाल जी चला रहे हो, कांग्रेस चला रही हो, उस सब से आगे है केसीआर। ये वो पॉइंट है जिसके आधार पर मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा करती हुई दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद केसीआर का अपर हैंड नजर आता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव में तेलंगाना में जो एक्स फैक्टर है वो मुस्लिम वोटर बन गया है। मुस्लिम वोट अगर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट हो गया तो शायद कांग्रेस पार्टी अपसेट कर दे और बहुत मुश्किल हो जाएगी केसीआर के लिए। देखिए, इसी कारण से अगर आप इनको देखें, AIAM के जो लीडर हैं ओवैसी साहब, उनको देखें तो उनको चिंता इस बात की ज़्यादा है कि कांग्रेस कहीं ना जीत जाए, क्योंकि उनका जो पूरा मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ चले जाएगा। लेकिन देखिए, इस वक्त तेलंगाना में हो क्या रहा है, ये भी देखना पड़ेगा कि तेलंगाना दो तरह से, अगर हम जैसे अभी मेरे सहयोगी बात कर रहे थे तेलंगाना में प्रॉस्पेरिटी की, तो मैं उसको ये भी कहूँगा कि दो तरीके से वहाँ पे दिखाई देती है। एक उत्तर तेलंगाना है, एक दक्षिण तेलंगाना है। उत्तर तेलंगाना जहाँ पे ज़्यादातर BRS के बड़े बड़े नेता जो चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ पर आपको जो विकास है काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन दक्षिण तेलंगाना में विकास की जो रफ्तार है वो बहुत धीरे है, और वहाँ पर किसान जो हैं वो पानी को लेकर और बाकी सब समस्याओं को लेकर उसमें BRS के खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। इसी कारण से BRS को इस वक्त जो मुश्किलें आ रही हैं, देखिए खुद केसीआर को अपनी दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, गजवेल में और जो दूसरी कामारेड्डी है, दोनों में उनको दिक्कतें आ रही हैं। दोनों में घेराबंदी कर दी गई इनकी, दोनों में उनको दिक्कत आ रही है। इनके अलावा उनके बाकी नेताओं को भी इस तरह की दिक्कतें आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है ये कहीं त्रिशंकु विधानसभा की तरफ ना जाए, क्योंकि दोनों पार्टी, कांग्रेस की तरफ रुझान है लोगों का, लेकिन ऐसा भी नहीं है BRS जो है उसने जिस तरह की स्कीम्स लेके आए हैं, वो जिस तरह से लोगों को उन्होंने स्कीम्स दी हैं, जिस तरह का काम उन्होंने किया है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोई ऐसी एंटी केसीआर कोई वेव या कोई केसीआर के खिलाफ कुछ सेंटिमेंट ऐसा नहीं है। विकास को लेकर एक बात है, देखिए विकास को लेकर एक बात जरूर है कि जैसे मैंने आपको बताया कि दो इलाकों में बटा हुआ, दो भागों में बटा हुआ विकास है, उसको लेकर ये बातें जरूर हो रही हैं वहां पर। और ये बात देखिए, उसमें ये बात भी हो रही है कि बीजेपी जी कृष्ण रेड्डी जो हैं वो BRS के करीबी माने जाते हैं ग्राउंड पे, तो वो कहते हैं कि उसकी तरफ सॉफ्ट हैं, तो वो बात भी हो रही है वहाँ पर। जैसे आपने मुस्लिम वोटों की बात की, मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए ना केवल BRS बल्कि कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है, और ओवैसी साहब तो कोशिश कर ही रहे हैं। तो ऐसे में ये जो सारे समीकरण हैं ये इस ओर इशारा भी करते हैं कि कहीं ये त्रिशंकु विधानसभा। आपका गट फील ये कि उस ओर शायद चुनाव बढ़ रहा है, ठीक है। अरे अब इसका जो तेलंगाना चुनाव का जो दूरगामी प्रभाव है वो आप देखिए लोकसभा चुनाव तक। अगर ये चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी निकाल ले जाने में कामयाब होती है तो दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना दो स्टेट होंगे। केरल में कांग्रेस पार्टी पहले से एक मजबूत पार्टी है, वहां वो सरकार में रहती है, तो इस लिहाज से दक्षिण में कांग्रेस पार्टी एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स बन जाएगी, और 2024 के लिहाज से बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा। और कर्नाटक अभी हारी है भाजपा। देखिए, दक्षिण की अगर हम बात करें दक्षिण राज्यों की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ सिर्फ कर्नाटक के अलावा ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें मिलती हो। 2014 के बाद से अगर आप ट्रेंड देखोगे तो दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक को छोड़ के कहीं बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकी है। हालांकि तेलंगाना में 4 सीटें जरूर जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस दक्षिण के अंदर मजबूत हमेशा से रही है, और यही कारण रहा है कि कांग्रेस मतलब जो सीटें आई है 52, उसमें दक्षिण का बड़ा रोल रहा है।
देखिए, मैं आपको आगे बताऊं उसके पहले एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि किशन रेड्डी कह रहे थे कि शराब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पैसे नहीं लेना चाहिए। तो आपको कल की खबर बता देता हूं कि तेलंगाना में कल से मुर्गे का शॉर्टेज पड़ गया है और पूरे तेलंगाना में मुर्गे अवेलेबल नहीं है। बांट दिए गए। कर्नाटका से और महाराष्ट्र की बॉर्डर से कल 500 ट्रक मुर्गे मंगवाए गए हैं तेलंगाना के अंदर और ये कहा जा रहा है कि कल रात को दिए गए हैं आज वोटिंग के लिए। आज वोटिंग होने के बाद पार्टी बनेगी और 3 तारीख तक की व्यवस्था की गई है। तो ये कर्नाटक मतलब साउथ की पॉलिटिक्स में आम बात है, मुर्गे बकरा और ये सब बटना है, इसमें कोई नया नहीं है, लेकिन बहुत बड़े लेवल चुनाव पे का वक्त अच्छा होता है पोल्ट्री बिजनेस में। हाँ, बहुत अच्छा होता है, मतलब एडवांस बुकिंग के हिसाब से। दूसरा मेरा कहना कि केसीआर को देखिए, केसीआर की एक बात की तारीफ करना होगा कि 9 साल में सत्ता में रहने के बाद भी उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आप देखिए 2014 का जब राज्य बना था और चुनाव हुए थे तो स्टेट बनाने की जो सिंपैथी थी वो केसीआर के साथ थी, लेकिन उस समय उसकी सिर्फ 63 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें आई थी, उसके अंदर टीडीपी की 15 सीटें थी, कांग्रेस की 21 सीटें थी। लेकिन आप देखिए 5 साल सत्ता चलाने के बाद उसके बाद केसीआर ने जब चुनाव लड़ा तो वो 88 सीटों पे चले गए, जबकि वोटिंग 69% हुई थी 2014 में और 2019 में आप 2018 में आप देखोगे तो 73 मतलब 4%। असेंबली में 119 की असेंबली में 100 से ज्यादा विधायक हैं केसीआर के पास, क्योंकि 11 विधायक तो बीजेपी कांग्रेस के चले गए उसके अंदर। तो जो 5 साल सत्ता में रहने के बाद जो 22 से ज्यादा अपने विधायक लेके आता है, मुझे लग रहा है उसने बहुत अच्छा काम करा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज सर कि केसीआर ने अपने 90% से ज्यादा विधायकों को दोबारा टिकट दिया है। बिल्कुल, और उसका एक कारण है कि अगस्त में ही टिकट डिक्लेयर कर दिए थे। 119 में से 114 जो विधायक है उनके टिकट उसने अगस्त में ही डिक्लेयर कर दिए थे। सिर्फ 5 विधायकों को उन्होंने टिकट काटे। इसके अलावा अगस्त में ही केसीआर ने प्रजा आशीर्वाद यात्रा निकाली थी और 50 विधानसभा कवर कर ली थी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, उन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर हर विधानसभा के अंदर मंत्रियों को बिठाया और वहां स्थानीय लेवल के जो छोटे छोटे काम थे वो ऑन द स्पॉट निपटाएगी। किसी को पैसा नहीं मिला हो, किसी की घर की एनओसी की समस्या है, किसी की दूसरी समस्या है, तो ऑन द स्पॉट उन्होंने निपटाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि केसीआर ने जमीनी स्तर पर बहुत बढ़िया काम किया, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और केसीआर इस बात को जानते थे कि 2019 का जो परिणाम आया था भारतीय जनता पार्टी के फेवर में 4 सीटें चली गई थी लोकसभा की, और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में उन्हें चुनौती फेस करना पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि केसीआर बहुत मजबूत स्थिति में इस समय। भारतीय जनता पार्टी ने भी वहाँ जमीनी स्तर पर बहुत काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है, 2018 में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों के ऊपर सेकंड नंबर पे रही थी, 1 सीट जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों के ऊपर बहुत फोकस किया जहां दूसरे नंबर पे रही थी। और 2019 के अंदर जिन 31 सीटों में वो सेकंड रही थी, लीड लिया था लोकसभा चुनाव में, उन सीटों पे फोकस किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि केसीआर को सबसे बड़ी चुनौती इस समय मुस्लिम वोट बैंक से मिल रही है। मुस्लिम के अलावा दलित और आदिवासी भी केसीआर से इस बार खसक रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो मडिगा के लिए घोषणा की वहां के सबसे बड़े दलित समुदाय को कि आपके लिए मैं स्पेशल रिजर्वेशन की प्रोविजन करने वाला हूं, उनको और माला कम्युनिटी, ये तेलंगाना की 2 बड़ी दलित कम्युनिटी है। 10 साल सरकार रहने के बाद फिर चुनाव में जाना तो अपने आप एक चुनौती होती है। केसीआर के सामने वो चुनौती है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मजबूती से लड़ रहे हैं। अब शाम तक जो है मतदान चलने वाला है। मैं फिर आपको बता दूं, शाम 5 बजे से इंडिया टीवी पर आप इन 5 राज्यों का ओपिनियन पोल देखेंगे, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ शाम 5 बजे से एग्जिट पोल।